नमस्कार। इस वीडियो में हम एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जिसको हम एआरएम भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एआरएम या फिर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के अंदर बच्चे का पॉटी का रास्ता, जिसको हम मल द्वार या गूदा भी कहते हैं, उसके अंदर समस्या होती है। इस समस्या को जानने से पहले जरूरी है कि हम समझें कि सामान्य तौर में शरीर में क्या होता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, वो पेट से पहले छोटी आंत में जाता है, जहाँ पे कि पौष्टिक तत्व आते सोख लेती है। उसके बाद ये बचा हुआ खाना हमारे बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत का काम है इसमें से पानी सोखना, और उसके बाद ये जो खाना होता है ये मल या पॉटी में बदल जाता है। उसके बाद बड़ी आंत के आखिर में जगह होती है, इसको हम बोलते हैं मलाशय या फिर रेक्टम। इसका काम होता है कि मल को या पॉटी को अपने अंदर रखना। तो उसके बाद जब भी अ, हमको सहूलियत होती है, और हम तब इस मल को अपने कूदे के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। तो मलाशय मल को तब तक संभाल के रखता है जब तक हमको उसको खाली करने के लिए पर्याप्त मौका ना मिले। और आप ये भी देखेंगे, इस रास्ते के दोनों तरफ ये छोटे छोटे गोलाकार दो चीजें हैं। तो ये अ, बड़ी विशिष्ट मांसपेशी होती है, जिसका काम होता है कि गुर्दे के रास्ते पे नियंत्रण रखना। इसी के कारण हम जब इस मांसपेशी को टाइट रखते हैं तो मल बाहर नहीं निकलता है, और जब इस मांसपेशी को हम ढीला छोड़ देते हैं तो फिर मल या पॉटी बाहर निकल सकती है। तो अब हम इस गुदे के रास्ते को देखते हैं। तो ये हमारे ये जननांग अंग हैं, और ये गुदे का रास्ता है। ऐसा लड़कियों में होता है, और ये लड़कों में जननांग अंग है, और ये गुदे का रास्ता है। तो एआरएम में क्या क्या हो सकता है? एआरएम में हो सकता है कि जो गुदे का माप हो वो छोटा हो, जिसके द्वारा मल या पॉटी बाहर ना निकल पाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो गूदा हो वो जननांग अंग से उच्च दूरी पे ना हो, और जननांग अंग के पास हो। या फिर गूदा दिख ही ना रहा हो, गूदे का रास्ता बना ही ना हो बच्चे के अंदर, और उसके कारण पॉटी या मल को बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। क्योंकि एआरएम में बच्चे के गूदे और मलाशय के विकास में बाधा आती है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और इन अंगों का विकास हो रहा होता है, तभी बच्चे को ये बीमारी लग जाती है। पैदा होने के बाद ज्यादातर बच्चों में नवजात अवस्था में ही इस बीमारी का पता चल जाता है, और उसका इलाज किया जा सकता है। पैदा होने के बाद ज्यादातर बच्चों में बच्चे का गूदा देख के ही ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को एआरएम है या नहीं। कुछ बच्चों में अगर इसका पता ना चल पाए तो बच्चा आंतों के फूलने और पेट के फूलने से भी पीड़ित होके अस्पताल में आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गुर्दे का रास्ता ठीक से बना नहीं है, तो मल या फिर पॉटी और हवा बड़ी आंत में इकट्ठी हो जाती है, और उससे पेट फूल जाता है। अगर इसका ठीक टाइम पे या ठीक समय से इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा भी बन सकता है। अगर बच्चे को एआरएम का निदान मतलब डायग्नोसिस बना है, या फिर एआरएम का शक है, तो ये बहुत जरूरी है इसको ऐसे अस्पताल में लेके जाया जाए जहां बच्चों के ऑपरेशन होते हों, और जहाँ पे बाल शल्य विशेषज्ञ, जिसको हम पीडियाट्रिक सर्जन भी कहते हैं,
वो वहां पर हों। एआरएम में गूदे और मलाशय के रास्ते में बाधा तो आती है ही, साथ में कुछ अंगों में भी समस्या आ सकती है। और वो अंग है जैसे दिल। तो दिल में कोई समस्या ना हो, इसको देखने के लिए बच्चे का एक दिल की जांच, जिसको हम इको कहते हैं, कराया जाता है। साथ ही साथ बच्चे की नसें जो कि टट्टी और पेशाब के रास्ते पे नियंत्रण रखती हैं, उसके अंदर भी कमजोरी आ सकती है। इनके लिए भी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है। और गुर्दा गुर्दे में भी प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है, उसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड करा के देखा जा सकता है। अब हम एआरएम के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आपके जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, जो आपके बाल शल्य विशेषज्ञ हैं, वो सबसे पहले बच्चे का जांच करा के देखेंगे कि बच्चे के अंदर जो समस्या है वो चमड़ी के पास है या फिर चमड़ी से काफी दूर है। जो ये मांसपेशियां हैं जो कि गूदे के रास्ते पर नियंत्रण रखती हैं, अगर जो समस्या है उसी लेवल पे या उनसे नीचे है, तो इसको हम लो प्रॉब्लम बोलते हैं, लो एआरएम बोलते हैं। तो अगर रास्ता बना है और बहुत संकरा है, या फिर रास्ता बिल्कुल चमड़ी के पास रुका हुआ है, तो उसको एक ही ऑपरेशन करके एक पर्याप्त जगह पे और पर्याप्त माप का बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जो समस्या है मलाशय के रास्ते में, ये चमड़ी से बहुत दूर है और मांसपेशियों से भी ऊपर होती है, तो इस एआरएम को हम हाई एआरएम कहते हैं। और इसके अंदर ज्यादातर एक ऑपरेशन से काम नहीं बन पाता है, तो इसके बच्चे के अंदर 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहले ऑपरेशन में टट्टी का रास्ता पेट से बनाया जाता है, जिससे बच्चे को नवजात शिशु को एक रास्ता मिले जिसके जरिए उसकी हवा और उसका पॉटी या टट्टी बाहर निकल सके। तो जब बच्चे का पॉटी का रास्ता पेट से बन जाता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो बच्चे की छुट्टी कर दी जाती है, नवजात शिशु की छुट्टी कर दी जाती है। और कुछ समय के बाद हम जांच कराते हैं, जिसमें हम एक दवा जो है वो आंत में डाल के पता लगाते हैं कि जो मलाशय है और जो गूदे का रास्ता है वो चमड़ी से कितनी दूर खत्म हो रहा है, और उसका किसी और अंग से कुछ कनेक्शन है या कुछ जुड़ाव है या नहीं है। तो आपके जब चिकित्सक को जांचों द्वारा पता चल जाता है कि मलाशय या फिर आंत कहाँ पे खत्म हो रही है, तो बच्चे को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है, जिस ऑपरेशन में गूदे का रास्ता बनाया जाता है। ये बहुत एक जटिल ऑपरेशन है और जरूरी है कि आपके शल्य चिकित्सक इसमें कुशल हों। इसलिए ये ऑपरेशन किसी बाल शल्य बाल शल्य विशेषज्ञ से ही कराएं, इसको हम पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं। तो वो चमड़ी को गूदे की जगह पे, जहाँ पे गूदे का सामान्य तौर पे रास्ता होता है, वहां पे चीरा लगाते हैं। और जो मांसपेशी गूदे के रास्ते के आसपास नियंत्रण रखती हैं, उनको भी बिल्कुल अ, बीच में उन दोनों को अलग करते हैं, हिस्सों को। और फिर मलाशय के रास्ते को नीचे लेकर आते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आप देखेंगे ये स्टोमा है, जहाँ से जो पेट में टट्टी का रास्ता है, और ऑपरेशन द्वारा चमड़ी को गूदे के सामान्य रास्ते में चीरा लगा के और दोनों मांसपेशी को बीच में से अलग करके एक नया रास्ता बनाया जाता है। कुछ मरीजों में जो आंत का रास्ता होता है वो चमड़ी से बहुत दूर होता है, और ऐसे मरीज में जो हम ऑपरेशन नीचे से करते हैं, मतलब गूदे के रास्ते से करते हैं, वहां से हम इस आंत को नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस सूरत में हम एक पेट से चीरा मारकर इस आंत को पेट में छुड़ा लेते हैं,
और नीचे उसी तरीके से लेकर आते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फर्क बस यही है, इसमें एक चीरा पेट में भी लगता है। जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ दिन के बाद बच्चे की छुट्टी कर दी जाती है और बच्चे को ओपीडी में देखा जाता है। ओपीडी में आपके जो चिकित्सक हैं वो आपको एक लोहे की सिलाई डालने के लिए बोलेंगे गूदे के रास्ते में, क्योंकि ये गूदे का रास्ता नया बना है और टाके शुरू में कच्चे होते हैं। तो ये जरूरी है कि इसमें सिलाई नियमित तौर पर डाली जाए जैसे आपके चिकित्सक आपको बताते हैं, जिससे ये रास्ता संकरा ना हो। और कुछ हफ्तों के बाद जब ये टाके ठीक से बैठ जाते हैं और गूदे का रास्ता का माप भी ठीक होता है तो फिर ये आंत का रास्ता जो पेट से निकाला गया था उसको बंद कर दिया जाता है। अब हर एक ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के कुछ ना कुछ बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। तो उसमें से एक है कि अगर हम जो टाके नीचे लगाते हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो जो आंत हमने नीचे लगाई थी वो वहां से बिछड़ के थोड़ी अंदर जा सकती है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं या जटिलता जो कि ऑपरेशन के बाद कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर ठीक से लोहे की सिलाई ना डाली जाए ऑपरेशन के बाद तो जो गूदा है वो संकरा पड़ सकता है। तो उस सूरत में जरूरी है कि सिलाई डाल के इस रास्ते को चौड़ा किया जाए, या फिर अगर रास्ता बहुत संकरा हो गया है तो एक और ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों में आंत का रास्ता थोड़ा सा बाहर भी निकल जाता है, जो कि अगर देखें तो एक ट्यूब जैसी बाहर निकलती हुई दिखती है, जिसको हम बोलते हैं शरीर निकल जाता है। और कभी कभी इसके लिए एक और छोटे से ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इन बच्चों में जो हम नया गूदा बनाते हैं तो ये एक डॉक्टर द्वारा बनाया हुआ गूदा है और इसका कामकाज में थोड़ी कमी आ सकती है। उसके कारण बच्चे को कब्जे की प्रॉब्लम रह सकती है और ज़रूरी है आप अपने चिकित्सक के साथ बारी बारी से दिखाते रहें और उनकी दी गई सलाह को का पालन करें। साथ ही साथ बच्चे को कभी कभी कपड़ों में पॉटी भी निकल सकती है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर से अपने चिकित्सक के पास जाएं और उनकी बताई गई सलाह का पालन करें। शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एआरएम के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत मरीज जो इस बीमारी के होते हैं वो आगे चल के एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस बीमारी का जल्द से इलाज कराएं और बच्चे को अपने चिकित्सक के पास नियमित तौर से दिखाते रहें।